हैं। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस सर चिता सुकार का या लीकल जने शंकुल चिता सुकार a process in which ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो स्टेजेस है, दो स्टेजेस ए और बी, जिसमें ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द लंग्स, जिसमें ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से लंग्स तक ट्रांसफर करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से हम बाहर भेज देते हैं। ये हमारे पास ब्रीथिंग का मेन प्रोसेस है। अब ब्रीथिंग में हमारे पास दो फेजेस है। ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना इनहेलेशन कहलाता है, या इस इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकालना ये एक्सहेलेशन कहलाता है, या इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्रीथिंग का जो मेन डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस किया। अब ब्रीथिंग की डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग का नॉर्मल रेट कितना है। अब लेट्स सपोज अगर हवा में हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, लेट्स सपोज if air has 20% ऑक्सीजन, अब हम कहते हैं कि हवा में तकरीबन 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो मैं भी यह लिखूंगा लेट्स सपोज अगर एयर है, इस एयर में 20% या 21% ऑक्सीजन है, या 21% ऑक्सीजन है, तो फिर एडल्ट्स में, नॉर्मल एडल्ट्स, बीमार बंदे नहीं, फिर नॉर्मल एडल्ट्स में 18 से लेकर 25 ब्रेथ्स, 25 ब्रेथ्स पर मिनट, ये इसका रेट है। दोबारा मैं कुछ समझाता हूं। अगर एयर में कम से कम 20 या 21% ऑक्सीजन है, तो फिर जो नॉर्मल एडल्ट्स है वो 1 मिनट में 18 ब्रेथ्स लेते हैं या 25 ब्रेथ्स लेते हैं। अब क्या होगा
अगर हवा में ऑक्सीजन का लेवल 20% से मतलब 20 या 21% से कम है, इफ द ऑक्सीजन amount in air is reduced, अगर इसको हम कम कर दे टू 17%, मतलब 20% डिक्रीज करे, 20% डिक्रीज। ऑक्सीजन नॉर्मली एयर में इतना होता है, अब ऑक्सीजन एयर में नॉर्मली इतना होता है, अगर 20% हम कमी लाए तो ये 17% बन जाता है। तो 17% पर एडल्ट का जो ब्रीथिंग रेट है वो फिर डबल हो जाता है। फिर एडल्ट का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो डबल हो जाता है। डबल का मतलब ये है 18 को डबल करो तो 36 और 25 को डबल करो तो 50 ब्रीथ्स पर मिनट, ये फिर इतना होगा। अब ब्रीथिंग में डेफिनेशन भी हमने क्लियर किया और नॉर्मल रेट भी। अगर हवा में ऑक्सीजन का लेवल बराबर है, मतलब 20-21% है, तो फिर एक नॉर्मल बंदा 1 मिनट में 18 या 25 ब्रीथ्स ले सकता है। और अगर हवा में ऑक्सीजन का लेवल हम 17% रखे, मतलब नॉर्मल से 20% कम रखे, तो फिर जो ब्रीथिंग रेट है वो डबल हो जाता है। अब कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अब कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में हम लिख सकते हैं कि जो ब्रीथिंग सेंटर है, ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर, जो कंट्रोलिंग सेंटर है, ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर, इट इज लोकेटेड, जो ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर है इट इज लोकेटेड इन, तो ये किस में लोकेटेड है? इन मेड्यूला ओब्लांगीटा, एंड पोन्स। मेड्यूला ओब्लांगीटा एंड पोन्स। और मेड्यूला ओब्लांगीटा और पोन्स ये एक्चुअली हाइंड ब्रेन के हिस्से है, ये एक्चुअली हाइंड ब्रेन के हिस्से है। तो मैं इस तरह बोल सकता हूं कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इसका जो सेंटर है ये असल में हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अब ब्रीथिंग इज मोस्टली इनवॉल्यूंटरी, बट समटाइम in most cases breathing is involuntary, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। But sometime, in some cases, breathing
may be voluntary, बाज़ औक़ात ब्रीथिंग वॉलंटरी भी हो सकता है। अब किस स्टेज में ब्रीथिंग इनवॉलंटरी है और किस स्टेज में ब्रीथिंग हमारे पास क्या चीज है, ये इनवॉलंटरी है। अब नॉर्मल एक्टिविटीज में अगर हम नॉर्मल एक्टिविटीज करें तो उसमें ब्रीथिंग हमारे पास क्या चीज है, इनवॉलंटरी है। एंड अगर हम वॉलंटरी ब्रीथिंग की बात करें तो ये कफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, स्पीच के दौरान, कोई मुकाबला है या हम कोई तकरीर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या सिंगिंग के दौरान कोई बंदा गाना गा रहा है तो अपनी आवाज की पिच को मेंटेन करने के लिए वो अपनी आवाज लंबा, कहीं पर छोटा, तो ये रिड्यूस करता है। तो ब्रीथिंग वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है वो किस तरह है। इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अब इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इसका जो मेन सेंटर है, इसका जो सेंटर है, तो वो है मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेनली है और पोन्स भी है हमारे पास, ये है। और इनवॉलंटरी ब्रीथिंग ये दो तरह का है। अब ब्रीथिंग है तो जाहिर सी बात है इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा, तो इसमें इनवॉलंटरी इनहेलेशन और इसमें इनवॉलंटरी एक्सहेलेशन। अब इनवॉलंटरी इनहेलेशन को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी इनहेलेशन को कंट्रोल करता है वेंट्रल पोर्शन। वेंट्रल पोर्शन क्या चीज, शाबाश, वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा। वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा ये इनवॉलंटरी इनहेलेशन कंट्रोल सेंटर है, इसका कंट्रोल सेंटर। अब वॉलंटरी पार्ट लोअर साइड को कहते हैं, वॉलंटरी लोअर पार्ट को कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेड्यूला ओब्लंगेटा का लेट्स सपोज ये मेड्यूला ओब्लंगेटा है, ये तो ये जो पोर्शन है ये इंस्पायरेटरी सेंटर है। और इसके अलावा ये जो ऊपर पोर्शन है, ऊपर डॉर्सल
या साइड में है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये है एक्सपायरेटरी सेंटर। तो अब इसके लिए जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारे पास क्या चीज है, डॉर्सल, ऊपर को कहते हैं, एंड लेटरल, साइड को कहते हैं। पार्ट्स ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा। अच्छा, यहां पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, कुछ एमसीक्यूज। ये जो वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा है, वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा, तो वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा, इसके दो काम है, दो। ये स्टिमुलेट करता है इनहेलेशन, जाहिर सी बात है इनवॉल्यूंटरी इनहेलेशन, और ये इनहेबिट करता है, रोकता है एक्सहेलेशन, ये उसको रोकता है। और यहां डॉर्सल एंड लेटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा, ये क्या काम करता है, इट स्टिमुलेट्स एक्सहेलेशन, और ये इनहेबिट इनहेलेशन, मतलब अपोजिट है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। तो इसका जो कंट्रोल सेंटर है ये हाइंड ब्रेन में मेड्यूला ओब्लंगेटा है और पोन्स है, लेकिन साथ साथ इसमें फोर ब्रेन का भी हिस्सा होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, क्योंकि ये इम्पल्स जनरेशन करते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद क्या है कि इसमें मेनली जो मेड्यूला ओब्लंगेटा है, और इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ये जो मेड्यूला ओब्लंगेटा है, तो ये ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स phases of breathing, control phases of breathing, ये breathing के phases को कंट्रोल करता है। और ये जो cerebral hemisphere है, it helps in impulse generation। for example, generation, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा गाना गा रहा है, कब उसने आवाज को मतलब शॉर्ट करना है, कब उसने लॉन्ग करना है, तो इम्पल्स यहां से जनरेट होते हैं, बाकी कंट्रोलिंग इसका काम है। अब इस तरह वॉलंटरी ब्रीथिंग की भी दो फेजेस है। एक को हम कहते हैं
एक को हम कहते हैं वॉलंटरी ब्रीथिंग। वॉलंटरी ब्रीथिंग में वॉलंटरी इनहेलेशन है, और ये दूसरा क्या है, वॉलंटरी एक्सहेलेशन। तो इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो वही वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लांगीटा है, जिस तरह इनवॉल्यूंटरी के केस में था। लेकिन इसमें इंपल्स जनरेशन के लिए साथ में सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ द फोर ब्रेन, ये भी लाजमी है। और यह यहां भी जिस तरह डॉर्सल प्लस लेटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लांगीटा था, तो बिल्कुल उसी तरह वो इनवॉल्यूंटरी में था। यहां वॉलंटरी है, कॉन्शियस एक्टिविटी हो रहा है, तो उसके लिए फोर ब्रेन से सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी हिस्सा लेते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, तो वो जरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ ईटा पॉइंट्स। और वो ये है कि रेस्पिरेटरी जनरेटर असल में हम मेड्यूला ओब्लांगीटा को आवर पोन्स को कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या चीज है, रेस्पिरेटरी जनरेटर है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मसल्स बिटवीन रिब्स, तो उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। जो बेसिकली स्केलेटल मसल है। तीसरा पॉइंट, नर्व्स प्रेजेंट इन इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स में जो नर्व मौजूद है, तो उसको इंटरकॉस्टल नर्व्स कहते हैं। उसको हम इंटरकॉस्टल नर्व्स कहते हैं। बस इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरकॉस्टल नर्व्स। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डायफ्राम है। डायफ्राम मसल्स ऑफ डायफ्राम
तो उसको डायफ्रामेटिक मसल्स कहते हैं, उसको हम डायफ्रामेटिक मसल्स कहते हैं। और जो ज्यादातर स्केलेटल है, बाय नेचर क्या है, स्केलेटल है, स्केलेटल मसल्स है बाय नेचर। और डायफ्रामेटिक मसल्स में जो नर्व होता है तो उसको प्रीनिक नर्व कहते हैं। डायफ्रामेटिक मसल्स में जो नर्व होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीनिक नर्व्स कहते हैं, फ्रीनिक नर्व्स कहते हैं। और इसमें एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरा ये है, मैं उस क्लास शुरू के इन पॉइंट। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास डायफ्रामेटिक मसल्स को हम पिस्टन मसल्स भी कहते हैं, पिस्टन मसल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में हमारे पास इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है, उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। अब इनहेलेशन के दौरान कुछ चेंजेस होती है, कुछ चेंजेस, और वो चेंजेस क्या है इनहेलेशन के दौरान? इनहेलेशन के दौरान जब इनहेलेशन होता है तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट कि चेस्ट एक्सपेंड होता है। अगर आप इनहेलेशन कर ले तो इसका मतलब ये है कि आपने बाहर से ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर लिया है, तो आपके लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगा उससे। इनहेलेशन के दौरान आपकी जो रिब्स है, रिब्स, लेट्स सपोज मैं इस तरह इनहेलेशन करता हूं तो जो मेरे रिब्स है, रिब्स इट मूव्स। इनहेलेशन कर ले तो आपके रिब्स मूव्स आउटवर्ड, आपके रिब्स बाहर की तरफ जाएगी और बाहर का जो तरफ है वो आगे की तरफ है, तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं, बाहर की तरफ आगे। इनहेलेशन कर ले, अपने रिब्स पे हाथ रख ले, तो इस तरह इनहेल कर ले, डीप ब्रीथ ले ले, तो आपको महसूस होगा कि आपके जो रिब केजेस है वो आगे की तरफ बाहर जा रहे हैं। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान एक मखसूस गैप होता है। अगर आप इनहेलेशन कर रहे हैं तो आपके रिब्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब रिब्स बाहर की तरफ जा रहे हैं तो रिब्स आर कनेक्टेड विद स्टर्नम, तो स्टर्नम भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो स्टर्नम जो चेस्ट बोन है इट मूव्स, ये जाता है अवे फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम। जो स्टर्नम है तो ये वर्टिब्रल कॉलम इट मूव्स अवे फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम,
ये वर्टिब्रल कॉलम से दूर जा रहा है। उसमें तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट कि हमारे पास जो डायफ्राम का साइज है, डायफ्राम का साइज है, थोरिक्स का साइज है, वो एज होल इंक्रीज होता है। वो क्या है? एज होल इंक्रीज होता है। डायफ्राम की वजह से थोरिक्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में बाहर से एयर आता है, इसलिए थोरिक्स का साइज ज्यादा हो जाता है। अब मैंने बताया था कि लंग्स के दोनों मेम्ब्रेन प्लूरा के दरमियान छोटे छोटे कैविटीज है, प्लूरल कैविटीज। तो ये जो प्लूरल कैविटीज है, प्लूरल कैविटीज वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीजेस इन साइज, उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपके थोरिक्स चिस्ट कैविटी का साइज बढ़ गया है, चिस्ट एक्सपेंड हुआ है, तो लंग्स का साइज बढ़ा है। तो लंग्स के दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह को प्लूरल कैविटीज कहते हैं। उसका साइज पहले बढ़ जाता है, इंक्रीजेस इन साइज एंड देन क्लोजेस, और फिर ये बंद हो जाता है। अब बंद क्यों होता है? अब पहले ओपन क्यों होता है? ओपन इंक्रीज इन साइज क्यों होता है? ड्यू टू चिस्ट एक्सपेंशन। चिस्ट एक्सपेंड होता है तो आपके प्लूरल कैविटीज का साइज बढ़ जाता है। फिर ये क्लोज क्यों होते हैं? अब चिस्ट एक्सपेंशन की वजह से O2 मूव्स इनटू लंग्स, thus closes empty spaces which are called pleural cavities between pleura। ये क्लोज करते हैं। तो ये पांचवा मेन डिफरेंस है। छठा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स है, और सातवां जो डायफ्रामेटिक मसल्स है, ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इनहेलेशन कर ले और अपने रिब्स पर हाथ रखे, अपने डायफ्राम पर हाथ रखे, तो यू विल नॉट फील विल, यू विल फील लाइक कंट्रैक्टेड फॉर्म। तो इनहेलेशन के दौरान इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्रामेटिक मसल्स दोनों कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इन द लास्ट डायफ्राम डूम शेप होता है, तो उसका शेप बिगड़ जाता है। डायफ्राम शेप लिस डूम शेप। डायफ्राम का जो शक्ल है वो लिस डूम। becomes less doom like in shape। तो ये हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म ऑफ, ये हमारे पास क्या चीज है? मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। ये 8 मेन डिफरेंस है। अब यही 8 मेन डिफरेंस मैं डिस्कस करूंगा किसके लिए? मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलेशन। लेकिन एक बात और, अब ये सारी मतलब चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है और मैं एयर बाहर से अंदर की तरफ ले रहा हूं, तो इस सारे प्रोसेस को हम सक्शन पंप मैकेनिज्म भी कहते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सक्शन पंप, अ पार्ट ऑफ सक्शन पंप मैकेनिज्म। ये हमारे पास क्या चीज है? शाबाश, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन।
ये क्या है? पार्ट, एक हिस्सा है ऑफ सक्शन, हवा को अंदर लेना, सक्शन पंप मैकेनिज्म। जिस तरह एक पंप होता है और उससे हम गाड़ियों या साइकिल की टायर में हवा डालते हैं, तो पहले हम उसमें हवा भर देते हैं, फिर प्रेस करते हैं। अब प्रेस करना एक्सेलेशन में डिस्कस करेंगे। अब हवा पहले उस पंप में हम भरते हैं, दैट इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, अ पार्ट ऑफ सक्शन पंप मैकेनिज्म। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। इसमें डिस्कस करते हैं दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। तो इसमें वो जो इनहेलेशन में मैंने जितनी भी पॉइंट्स लिखे हैं उसके वो पॉइंट्स रिवर्स करें। फॉर एग्जांपल, या मैंने लिखा है पहला पॉइंट चेस्ट एक्सपेंड होता है, यहां क्या है? एक्सपेंड का अपोजिट क्या है? कंट्रैक्ट। एक्सपेंड का अपोजिट क्या है? कंट्रैक्ट। तो मैं लिखूंगा यहां पर चेस्ट क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। हर एक पॉइंट का आपने अपोजिट, मतलब अपने आप को चेस्ट पर हाथ रखकर प्रैक्टिकल एक्टिविटी करो तो आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपको पता चलेगा। दूसरा मैंने लिखा है कि रिब्स मूव्स टू आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब यहां मैं लिखूंगा कि आउटवर्ड का अपोजिट है इनवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब है का अपोजिट है डाउनवर्ड। या मैं लिखूंगा रिब्स मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड और डाउनवर्ड। तीसरा पॉइंट उधर मैंने लिखा है, तीसरा पॉइंट कि स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम से दूर जा रहा है इनहेलेशन में, तो एक्सेलेशन में वो रिटर्न हो रहा है। एक्सेलेशन में वो रिटर्न हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो हमारे पास स्टर्नम है मूव्स टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम। टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जा रहा है। नंबर 4, थोरिक्स का साइज उधर इंक्रीज होता है, यहां दोबारा नॉर्मल हो जाता है। थोरिक्स का साइज दोबारा नॉर्मल हो जाता है। दोबारा हमारे पास थोरिक्स रीगेन्स इट्स नॉर्मल साइज। रिड्यूसेस, कम हो जाता है का मतलब है बिकम्स नॉर्मल, वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ये चौथा है। पांचवा क्या है? शाबाश, उधर मैंने लिखा है प्लूरल कैविटीज इंक्रीजेस, यहां डिक्रीज, क्लोजेस तो ओपन्स। साइज बढ़ गया था तो अब स्लोली साइज डिक्रीज है एंड ओपन है। क्लोज हो गए थे, दोबारा ओपन हो रहे हैं एक्सेलेशन में, और साइज उतना नहीं है जितना इनहेलेशन में इंक्रीज हुआ था। अच्छा, छठा पॉइंट, इंटरकास्टल मसल्स कंट्रैक्ट है, यहां रिलैक्स, डायफ्रामेटिक मसल वो रिलैक्स। तो ये जरा डिस्कस करते हैं कि इंटरकास्टल मसल्स के साथ क्या होगा। डायफ्रामेटिक मसल के साथ अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने
रिब्स पर हाथ रखकर इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छा एक्सहेलेशन के दौरान आप अच्छा फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो रिलैक्स कंडीशन में है। और डायफ्राम का जो शेप है, शेप ऑफ डायफ्राम, इनहेलेशन में वो लिस डूम शेप बन गया था, अब ये क्या है, मोर डूम शेप्ड, मोर डूम शेप। तो ये हमारे पास क्या चीज था, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब मैं लिख सकता हूं कुछ ईटा पॉइंट्स में, कुछ ईटा पॉइंट्स में कि हमारे पास ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, तो ब्रीथिंग के पूरे मैकेनिज्म को, ना कि इनहेलेशन को और ना कि एक्सहेलेशन को, बल्कि दोनों को, इसको सक्शन पंप मैकेनिज्म कहते हैं। सक्शन पंप मैकेनिज्म कहते हैं इसको, क्योंकि पहले हमने लंग्स में हवा डालना है, जिस तरह हम साइकिल के एक पंप में डालते हैं, फिर वही हवा हमने निकालना है और जिस तरह हम पंप से वही हवा निकाल कर टायर में इन कर लेते हैं। तो ये क्या है, सक्शन पंप मैकेनिज्म। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा तीसरा इस तरह, तीसरा चौथा और पांचवा, ये कुछ पॉइंट है, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है। तो ये अब हमारे पास एक है नॉर्मल इनहेलेशन, और एक बाय फोर्स हम इनहेलेशन करते हैं, फोर्स्ड इनहेलेशन। एक है नॉर्मल एक्सहेलेशन, जो हम नॉर्मल करते हैं इस तरह, नॉर्मल एक्सहेलेशन, और एक है फोर्स्ड एक्सहेलेशन। तो ये जो नॉर्मल जो इनहेलेशन है, तो ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस किसे कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस वो अमल होता है जिसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर होती है, एनर्जी की जिसमें एक्सपेंडिचर होती है, जिसमें एनर्जी खर्च होता है, वो एक्टिव प्रोसेस। और जो एक्टिव प्रोसेस के बाद हो जाए और खर्च नहीं हुआ, एनर्जी ना हो जाए, तो उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं। नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होता है ताकि हम बाहर से एयर अंदर करें, और एक बार एयर हमने अंदर किया, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नॉर्मलाइजेशन है वो पैसिव प्रोसेस है। अब फोर्स्ड जो इनहेलेशन है, फोर्स्ड, तो फोर्स जहां कहीं भी आएगा तो वो पैसिव प्रोसेस होगा, ख्वाह वो फोर्स्ड इनहेलेशन हो या फोर्स्ड एक्सहेलेशन हो, तो वो क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन
normal inhalation, active process. Forced exhalation, inhalation, active process. Normal exhalation, passive process. Forced exhalation, तो ये क्या चीज है शाबाश? एक्टिव प्रोसेस. आई थिंक हमारे पास क्लियर है. अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है और वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए हमें जरूरत होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट का. तो पहले मैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिस्कस करता हूं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है. उसके बाद इसमें 8वां टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में हमारे पास पहले नंबर पर है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ये हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. तो इसकी हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, फिर इसकी हम मीनिंग को डिस्कस करेंगे. बोले टाइम सुन लेट 10 मिनट दरवाए लेट. होनफील्ड ने 1840 में, होनफील्ड एक साइंटिस्ट था, उसने एक पिगमेंट को डिस्कवर किया था और उसका नाम उसने हीमोग्लोबिन रखा. क्यों उसने उसका नाम हीमोग्लोबिन रखा? तो हीमो और ग्लोबिन कहते हैं राउंड शेप प्रोटीन. एंड अकॉर्डिंग टू होनफील्ड ने इसका जब नाम रखा था तो उसने इसको ब्लड में, इन ब्लड. और हीम का मतलब है आयरन. सो द राउंड शेप प्रोटीन containing iron in the blood is called hemoglobin. क्या यहां देखो, राउंड शेप प्रोटीन in the blood which contain iron is called hemoglobin. Which contain iron. इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं. हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन है. जब प्रोटीन है तो इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे. हीमोग्लोबिन कंटेन about 574 amino acids arranged in 4 chains. इसमें 4 चेन है, 1 2 3 और 4. एक अल्फा चेन, दूसरा भी है अल्फा चेन, तीसरा है बीटा चेन और चौथा भी है बीटा चेन. अल्फा में 141 अमाइनो एसिड्स है, इसमें भी 141 अमाइनो एसिड है दूसरे अल्फा में भी, और दोनों बीटा में 146 अमाइनो एसिड है. इसमें भी क्या है? 146 अमाइनो एसिड्स. कुल मिला के ये 574 अमाइनो एसिड्स बनते हैं. कुल मिला के टोटल कितना है शाबाश? टोटल 574 अमाइनो एसिड. 141 141 146 146 इसको जमा करो. अब इसमें 141 अमाइनो एसिड है तो 140 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे.
इस तरह हमने स्टडी किया है कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो यहाँ 141 अमाइनो एसिड है तो 140 पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ भी 140 पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ भी ये 146 अमाइनो एसिड है तो 145 पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ भी 145 पेप्टाइड बॉन्ड। तो कुल मिला के टोटल इसमें 570 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। 4 चेन्स हैं, तो चेन से तो हमारे पास, मैं दूसरी साइड पे देखूंगा, अगर आप लोग टोटल अमाइनो एसिड से माइनस करो चेन्स को तो यू विल गेट पेप्टाइड बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 574। चेन्स कितने हैं? 4। सो यू विल गेट 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आयरन जो Fe है इन हीमोग्लोबिन इज इन फेरस फॉर्म। फेरस फॉर्म मतलब Fe+2 फेरस फॉर्म में है। हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस शक्ल में पाया जाता है। किस शक्ल में पाया जाता है? फेरस शक्ल में पाया जाता है। अब इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन हैज 4 चेन्स, 4 चेन्स है, 4 चेन्स। एक है अल्फा, बस टॉपिक को भी ना कंप्लीट की सर नो जबरदस्त आयो बते कंप्लीट को बस और दूसरा भी है बीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हर एक चेन में अल्फा चेन है, हर एक चेन में एक एक आयरन होता है इन फेरस फॉर्म। यहां पर आयरन होता है। तो अगर कोई बंदा क्वेश्चन करे आप लोगों से कि हीमोग्लोबिन में कितने आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन और यही वजह है कि हम इससे पहले एक टॉपिक मैंने स्किप किया है, तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो वहां ये वाला एक रिएक्शन है कि Hb+4O2, तो ये Hb4O2 बनाता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। तो मैंने उसको क्यों स्किप किया? उसमें हीमोग्लोबिन आता था जो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आप में से कोई बंदा कंफ्यूज होकर इस तरह क्वेश्चन करता कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, तो मैं जवाब देता 4, तो फिर उसको मैं वहां क्लियर नहीं कर सकता। अब यहां मैं क्लियर कर सकता हूं। एक बंदा अगर आपसे क्वेश्चन करे हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्यों है, तो आपने उसको बताना है कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, हर एक चेन में आयरन होता है और आयरन फेरस स्टेट में होता है। ये 4 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ब्लड को रेड कलर देना और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कल आपको पता चलेगा। अब जल्दी जल्दी मायोग्लोबिन को मैक्स परट्यूज ने 1959 में डिस्कवर किया था। इट इज अ प्रोटीन present in muscles
और ये gives red color to muscles. ये मसल्स को रेड कलर देता है. और it stores and carry ऑक्सीजन इन मसल्स. ये मसल में ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है और कैरी भी करता है. ये ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है. आरबीसी में हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकता था. मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है मसल में. हीमोग्लोबिन की एबिलिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को स्टोर करे. मायोग्लोबिन इसको स्टोर कर सकता है ऑक्सीजन को. और इसमें इट कंटेन मायोग्लोबिन में मायोग्लोबिन कंटेन वन चेन. एक चेन होता है उसमें 154 अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता चलेगा कि कितने हैं. 153 कंटेन वन चेन. सो इसमें एक आयरन होता है फिर स्टेट में. हीमोग्लोबिन में 4 है, मायोग्लोबिन में कितने हैं? 1. लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने हैं? कंटेन 2 आयरन. 2 आयरन है उसमें. और इसका काम भी मैंने आपको समझाया है कि किस. अच्छा, इसका काम स्टोर करना है. स्टोर किस चीज को स्टोर करना है? इसका काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना. और यही वजह है कि जब 2 बंदे दरिया में नहाते हैं और एक गोता लगाता है और वो अंडर वाटर 2 मिनट के लिए रह सकता है और दूसरा 3 मिनट्स के लिए, तो 2 बंदे जिसका वेट सेम है, एज सेम है, हाइट सेम है, फिर एक का अंडर वाटर टाइम 2 मिनट है, दूसरे का अंडर वाटर टाइम कितना है? 3 मिनट्स. तो द डिफरेंस इज इन द कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन इन देयर मसल्स. जिसके मसल में ज्यादा मायोग्लोबिन स्टोर होगा तो वो हमारे पास क्या है? वो अंडर वाटर उसकी टाइम ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर है. अच्छा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट में अभी काम बाकी है, लेकिन सर बार बार कह रहा है कि क्लास को खत्म कर लो. सर नजम वेट कर रहा है, तो इसीलिए हम क्लास को खत्म कर लेते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह जो भी मसला होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे. अभी अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.